सुनाई देती है जिसकी धड़कन। दोस्तों, बचपन में न तो इनके घर में टीवी था न ही रेडियो, तो फिर कैसे इनमें म्यूजिक का शौक पैदा हुआ? मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। एक दिन मोहम्मद रफ़ी से मिलने की इच्छा लिए ये लड़का पहुंचा एक स्टूडियो। तो कौन था वो जिसने इस लड़के की पहचान रफ़ी साहब से करवाई थी? जवानी की रेल कहीं। क्या आप जानते हैं जहां इस लड़के का बचपन गुजरा, वहां सिर्फ 9 घर हुआ करते थे। जब हम जवान होंगे। क्या आप जानते हैं कि इस लड़के ने अपना पहला गाना एक पुराने माइक से गाया था? आज अगर ये लड़का एक फेमस सिंगर है तो इसके पीछे इनकी बड़ी बहन का बहुत बड़ा योगदान है। इस लड़के के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब किसी व्यक्ति ने इनसे काफ़ी स्टेज शो करवाए, लेकिन इन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। क्या आपको पता है कि इस सिंगर ने कभी भी बॉलीवुड में गाने की कोई इच्छा नहीं रखी थी और नहीं कोई कोशिश की थी, फिर भी कुली फिल्म में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। ऐसा क्या हुआ था कि सिंगर बनने का सपना छोड़कर एक कपड़े की मिल में काम करना पड़ा? इतने बड़े बड़े हिट गाने देने वाले इस सिंगर को बेस्ट सिंगर अवार्ड क्यों नहीं मिला? जबकि आज भी इनके गाने सुने जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बेहतरीन सिंगर बॉलीवुड से गायब हो गए और आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? उनका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है और एक हिंदू लड़की से शादी की वजह क्या थी? यही सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम जिस शानदार सिंगर की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है शब्बीर कुमार। 26 अक्टूबर 1954 को गुजरात में जन्मे शब्बीर का असली नाम शब्बीर शेख था। लेकिन शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार कैसे बने? इनके पिता एक सरकारी नौकरी में और किसी तरह का खर्च चलाते थे। शब्बीर का बचपन गरीबी में बीता। उनका घर ऐसी जगह था जहाँ केवल 9 घर ही थे, न तो वहाँ ठीक से रास्ते थे और नहीं बिजली। पढ़ लिखकर नौकरी की सोच रखने वाले शब्बीर को आखिर कैसे शौक पड़ा सिंगिंग का? शब्बीर की माँ उनके भाई बहनों को नात कलाम गाकर सुलाया करती थी। धीरे धीरे उन्हें गायकी से लगाव हो गया। हालांकि उस समय उन्हें वही गाने सुनने को मिले जो उनकी माँ गाया करती थी, लेकिन शब्बीर काम और भी गाने सुनने को करने लगा। कभी कभी वो बाजार जाते और किसी नाई की दुकान या पान के खोखे पर रेडियो सुनते। यही से उनका शौक और ज्यादा होता गया। अब हमेशा तो मौका होता नहीं था बाजार जाने, इसलिए शब्बीर ने अपने ही पड़ोस के गांव में एक घर ढूंढा जहां रेडियो था। जब गानों का प्रोग्राम आता तो शब्बीर उस घर के बाहर अपनी बड़ी बहन के साथ खड़े होकर सुनते और गुनगुनाते। जो भी गाने शब्बीर को याद होते वो ज्यादातर रफ़ी के गाने होते। फिर धीरे धीरे आसपास के गांवों में जहां गानों का प्रोग्राम होता तो वहां शब्बीर जाने लगे देखने के दूसरे सिंगर कैसे गाते हैं। छोटी उम्र में ही शब्बीर रफ़ी के गाने गाने के थे। लोग भी कहते तुम बहुत अच्छा गाते हो। शब्बीर ने फिल्म फूल बने अंगारे गाना बिना किसी म्यूजिक के मंच पर गाया था। फूल कभी जब बन जाए अंगारा। यहाँ पर पहले से ही ओपेरा म्यूजिक सर्किल मौजूद था, जो एक बड़ा ग्रुप था जिसमें उन्हें गाने का मौका मिला, जिसमें वो सफल रहे और ग्रुप का हिस्सा बन गए। पहली बार उन्होंने बैंड और माइक के साथ 1967 में गाना गाया और ये फिल्म थी आए दिन बहार के, जो रफ़ी साहब ने गाया था। और यही वो शो था जिसमें उनका नाम शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार पड़ गया। दरअसल जब उनके गाने की बारी आई तो अनाउंसर ने उनका नाम पूछा तो शब्बीर ने हट में अपना नाम शब्बीर कुमार बता दिया था। तब से लोग उन्हें शब्बीर कुमार ही कहने लगे। इस शो के बाद लोग उनकी गायकी के दीवाने होने लगे और धीरे धीरे स्टेज शो में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। बहुत से लोग जानते होंगे कि शब्बीर के हिट गाने कौन से हैं, पर कई लोग ये नहीं जानते कि रफ़ी साहब से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई। ओपेरा म्यूजिक से जुड़ने के बाद शब्बीर मेलोडी मेकर्स नाम के ग्रुप के साथ जुड़ गए थे। जब भी उन्हें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता तो रेलवे स्टेशन के बाहर एक मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो चले जाते, ये देखने की आज कौन सिंगर गाने आया है। स्टूडियो के पास एक पान की दुकान के मालिक से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब भी वे स्टूडियो जाते तो पान वाले से ही पता चलता कि अंदर कौन सा सिंगर आया हुआ है। एक दिन शब्बीर जब स्टूडियो के बाहर पहुंचे तो पान वाले से पूछा कि आज कौन आया है। पान वाले ने बताया कि अभी अभी रफ़ी साहब अंदर गए हैं। ये सुनते ही शब्बीर की खुशी का ठिकाना रहा। वह अपने गुरु अपने आदर्श से मिलना चाहते थे, लेकिन स्टूडियो दरवाजा अंदर से बंद था। तभी अचानक एक जान पहचान का आदमी मिला। उसने कहा, अरे शब्बीर तुम यहाँ कैसे? शब्बीर ने उससे रिक्वेस्ट की, यार मुझे एक बार मेरे गुरु से मिलवा दो। तब वो आदमी उन्हें स्टूडियो के अंदर ले गया जहाँ रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे थे। शब्बीर उनका गाना सुनने लगे और कागज पेंसिल लेकर उनकी तस्वीर बना डाली। अभी ये रफ़ी साहब की जो आपने ये आर्ट बनाई है वो इतनी दूर से भी देखकर लग रहा है कि रफ़ी साहब हमारे सामने हैं। जब रफ़ी रिकॉर्डिंग खत्म करके स्टूडियो से बाहर निकले तो शब्बीर को उनसे मिलने का मौका मिला। शब्बीर ने उन्हें वह तस्वीर दिखाई तो रफ़ी ने हैरानी से पूछा, क्या ये तस्वीर तुमने अभी बनाई है? बहुत खूबसूरत बनाई है। इस तरह रफ़ी साहब से पहली मुलाकात हुई थी शब्बीर की। शब्बीर ने आखिर गायकी क्यों छोड़ दी थी और कपड़ा मिल में काम करने को मजबूर हो गए
और फिर उन्हें फिल्म कुली से बड़ा ब्रेक कैसे मिला? साल 1980 तक शब्बीर की शादी हो चुकी थी, उनका एक बेटा और एक बेटी हो चुकी थी। उनके एक दोस्त ने कई स्टेज शो करवाए। जब शब्बीर ने मेहनताना मांगा तो वह दोस्त उन्हें हर बार टाल देता, जिससे शब्बीर की माली हालत खराब हो गई और भारी कर्ज में डूब गए। जिससे परेशान होकर शब्बीर ने कसम खाई कि कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे। शब्बीर ने सोचा कि कोई निश्चित सैलरी की जॉब मिले तो घर का गुजारा चले। यही सब सोचकर शब्बीर वडोदरा में एक कपड़ा मिल में नौकरी करने गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 31 जुलाई 1980 को महानायक रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये खबर हिंदी सिनेमा और उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुख थी और शब्बीर के लिए भी। खबर मिलते ही शब्बीर मुंबई के लिए भागे और रफ़ी साहब के जनाजे में शामिल हुए। कब्रिस्तान में शब्बीर की घड़ी गलती से रफ़ी साहब की कब्र में गिर गई, शायद इशारा कि उन्हें आगे बढ़कर रफ़ी साहब की कमी पूरी करनी है। यही कारण था जब फिल्म कुली बन रही थी तो गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे, तो उनकी जगह ये मौका शब्बीर को मिला। आखिर ये कैसे हुआ? जब रफ़ी इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उनकी याद में एक शो रखा गया जिसका नाम था एक शाम रफ़ी के नाम। इस शो के दौरान एक महीने में 40 से 50 प्रोग्राम होते थे और लोग भी कहने लगे थे कि शब्बीर की आवाज़ रफ़ी साहब से बहुत मेल खाती है। इस बात को कंफर्म करने के लिए मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना शब्बीर का शो सुनने चुपचाप पहुंची। उन्होंने शब्बीर की सिंगिंग सुनी और बिना कुछ कहे वापस लौट गई। अगले दिन उन्होंने शब्बीर को अपने ऑफिस बुलाया। उषा खन्ना ने 1981 में आई फिल्म तजुर्बा में पहला गाना गाने का मौका दिया। जब सारे गाने रिकॉर्ड हो गए तो म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसने सिंगर के बारे में पता चला। लक्ष्मीकांत जी ने उषा खन्ना से रिक्वेस्ट की, इस सिंगर की टेप मुझे भेज दो। जब लक्ष्मी जी ने शब्बीर की सिंगिंग सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। लक्ष्मी जी ने तुरंत शब्बीर को अपने घर बुलाया और एक गाना गाने को कहा, जिसकी धुन लक्ष्मी जी ने पहले ही तैयार की हुई थी। वो गाना था मुझे पीने का शौक। इसी दौरान लक्ष्मी जी ने गाना रिकॉर्ड कर लिया और मनमोहन देसाई को सुनाया। मनमोहन देसाई भी शब्बीर की आवाज़ के फ़ैन हो गए। इसके बाद एक शाम शब्बीर को फिर से बुलाया और इस बार अमिताभ बच्चन, मनमोहन देसाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी सभी ने शब्बीर की सिंगिंग को सुना और कुली फिल्म में गाने के लिए अपनी सहमति जताई। हालांकि शुरुआत में उनसे ट्रायल बेस पर गाना गवाया था। गाना था मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। इस गाने में 165 सिंगरों और 25 कोरस सिंगरों ने भाग लिया था और इस तरह शब्बीर को कुली में गाने का मौका मिला था। इसके बाद शब्बीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट गाने देते चले गए। फिल्म कुली का गाना सारी दुनिया का बोझ पहले किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन म्यूजिशियन और डायरेक्टर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो इसे शब्बीर से गवाया गया। कुली और बेताब फिल्म के गानों ने शब्बीर को अपार लोकप्रियता दिलाई। प्यार झुकता नहीं, वो 7 दिन, प्यार किया नहीं जा, तेजाब, हर घड़ी मेरा दिल। दूध का कर्ज और कुदरत का कानून जैसी हिट फिल्मों में उनके गाए गाने बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी लोग सुनते हैं। 1990 में एक बार फिर शब्बीर को अमिताभ बच्चन के लिए गाने का मौका मिला। इसके बाद शब्बीर ने गोविंदा के लिए 2 बड़े हिट गाने गाए, एक फिल्म शोला और शबनम से प्रेम दीवानी तू जीती मैं तेरे प्यार से, और दूसरा था राधा का संगम से। राधा तेरे बिना। इसके बाद शब्बीर फिल्मों से लगभग दूर हो गए। 90 के दशक में उदित नारायण और कुमार सानू के आने से म्यूजिक बदल गया। नई धुनों के लिए इन सिंगरों की आवाज़ ज़्यादा ठीक मानी गई, जिससे मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश और अमित कुमार जैसे सिंगर पीछे छूट गए। फिल्मों में कम काम मिलने की वजह से शब्बीर स्टेज शो करने लगे और आज भी इसी में बिजी हैं। शब्बीर को कभी कोई बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वह संतुष्ट है। शब्बीर ने 80 के दशक में कई हिट गाने दिए जिसे लोग आज भी सुनते हैं। ऐसे ही अनसुने बॉलीवुड किस्सों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।